सुप्रभात बच्चों। कक्षा 5वीं, विषय हिंदी, उप विषय पाठ 12 है शेर और लड़का। पुस्तक का नाम नई गुलमोहर हिंदी पाठ्य पुस्तक। व्याख्यान 2। बच्चों, आज हम व्याख्यान 2 में इस पाठ का अभ्यास कार्य तथा भाषा ज्ञान का अध्ययन करेंगे तथा व्याख्यान 1 का जो हमारा गृह कार्य था उसकी भी जांच करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम अभ्यास कार्य को हल करते हैं। अभ्यास कार्य में पहला प्रश्न है, सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाइए। बच्चों, यह प्रश्न आपका विकल्प वाला प्रश्न है। इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं। तो पाठ आपने पढ़ लिया है, उसी के आधार पर आप इनमें से सही विकल्प चुन सकते हो। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें से सही विकल्प कौन सा है। प्रश्न क, गडरिये का लड़का गाय बैलों को जंगल में छोड़कर क्या करने लगा? घूमने लगा, सोने लगा, मछलियां पकड़ने लगा, फल तोड़ने लगा। अब इनमें से कौन सा सही है? सही है हमारा मछलियां पकड़ने लगा। तो इसके सामने हमें सही का निशान लगाना है। प्रश्न ख, कौन ललचाई हुई आंखों से देख रहा था? पहला विकल्प है शेर, दूसरा है लड़का, तीसरा है मालिक और चौथा है शिकारी। तो कौन देखने लगा था? शेर। तो हमने शेर के सामने सही का निशान लगाना है। प्रश्न ग, चिड़िया पेड़ों से उड़कर क्यों भागने लगी? चिड़िया पेड़ों से उड़कर क्यों भागने लगी? तो पहला विकल्प है शेर के डर से, दूसरा है गडरिये के डर से, तीसरा है गोलियां चलने की वजह से और चौथा विकल्प है सभी विकल्प गलत हैं। तो बच्चों, इनमें से कौन सा विकल्प सही है? गोलियां चलने की वजह से। तो यहां पर हम सही का निशान लगाएंगे। प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न क, लड़के ने पेड़ पर रात काटने की क्यों ठानी? ठाने का अर्थ क्या बताया था? पक्का इरादा करना। तो उस लड़के ने उस पेड़ पर रात काटने का इरादा क्यों बनाया? उत्तर है, गाय को ढूंढते ढूंढते बहुत रात हो गई थी। लड़के को यह समझ नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे। उसे डर लगने लगा था। ऐसे में उसने पेड़ पर रात काटने का निश्चय किया। एक बार पुनः दोहराते हैं। गाय को ढूंढते ढूंढते बहुत रात हो गई थी। लड़के को यह समझ नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे। उसे डर लगने लगा था। ऐसे में उसने पेड़ पर रात काटने का निश्चय किया। प्रश्न ख। प्रश्न ख है, शेर लड़के की किस मंशा को समझ गया? मंशा का अर्थ को क्या बताया था? इरादा। उत्तर है, शेर लड़के की यह मंशा समझ गया कि उसके यहाँ से हटते ही यानी झरने तक पानी पीने के लिए जाते ही लड़का पेड़ से उतरकर भाग जाएगा। शेर ने लड़के का इरादा समझ लिया था कि अगर मैं पानी पीने गया तो यह लड़का पेड़ से उतरकर यहाँ से भाग जाएगा। प्रश्न ग, लड़के के हाथ पांव क्यों ढीले पड़ गए? ढीले पड़ना क्या है? मुहावरा है जिसका अर्थ है कमजोर होना। लड़के के हाथ पांव क्यों कमजोर पड़ गए? उत्तर है, लड़के को पेड़ से उतरता देख शेर इतनी जोर से गुर्राया और उसकी तरफ लपका कि लड़के के हाथ पांव ढीले पड़ गए, अर्थात उसके हाथ पांव कमजोर पड़ गए। प्रश्न घ, लड़के की भूख और सारी कमजोरी कैसे गायब हो गई?
उत्तर है जब लड़के ने झरने के पास कुछ लोगों को देखा तब उसकी भूख और सारी कमजोरी गायब हो गई, क्योंकि अब उसे लगने लगा था कि अब उसकी जान बच जाएगी। प्रश्न अंग है, लड़के ने किस प्रकार अपनी जान बचाई? लड़के ने किस प्रकार अपनी जान बचाई? उत्तर है लड़के ने यह सोचकर हवा में अपनी धोती लहराई कि यदि आसपास कोई शिकारी होगा तो उसकी नजर उस पर पड़ जाएगी। हुआ ऐसा ही। झरने के पास खड़े आदमियों की नजर उस पर पड़ी और उन लोगों ने वहां आकर उसकी जान बचाई। एक बार पुनः देखते हैं। लड़के ने यह सोचकर हवा में अपनी धोती लहराई कि यदि आसपास कोई शिकारी होगा तो उसकी नजर उस पर पड़ जाएगी। हुआ ऐसा ही। झरने के पास खड़े आदमियों की नजर उस पर पड़ी और उन लोगों ने वहां आकर उसकी जान बचाई। प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित पंक्तियों के भाव अपने शब्दों में लिखिए। यहाँ पर कुछ पंक्तियां दी गई हैं जिसके हमें भावार्थ लिखना है। तो पहला है क, नींद चारपाई और बिछावन नहीं ढूंढती। इसका अर्थ मैंने आपको कक्षा में भी समझाया था। इसका भावार्थ है, जब व्यक्ति को नींद आती है तब उसे चारपाई आदि की आवश्यकता नहीं होती। नींद बिस्तर एवं चारपाई आदि नहीं देखती, है ना। हमें भी जब नींद आती है तो हम भी बिस्तर या चारपाई नहीं ढूंढते ना। हमें नींद आती है तो हम सो जाते हैं जहां पर भी हमें जगह मिले। ख, क्या आज भी एकादशी रहेगी? एकादशी का क्या बताया था? चंद्रमास की 11वीं तिथि, है ना, जिसमें कई लोग व्रत भी रखते हैं। तो इस पंक्ति का भावार्थ है, इस पंक्ति का भावार्थ है कि आज भी भूखा रहना पड़ेगा। ये शेर सोच रहा था कि आज भी उसे भूखा रहना पड़ेगा। ग, भूख में सब्र कहाँ? सब्र का अर्थ क्या बताया था? संतोष। इसका भावार्थ है, भूख लगने पर भोजन का इंतजार नहीं किया जा सकता है। भूख लगी हो तो हम भोजन का इंतजार नहीं करते, है ना। तो यही इसका भावार्थ है। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित घटनाओं को क्रम दीजिए। यानी कि यहाँ पर ये कुछ पंक्तियां दी गई हैं जो ऊपर नीचे करके दी गई हैं, हमें इन्हें क्रम देना है। क्रम यानी कि 1 2 3, हमें इनके आगे नंबर डालना है कि पहले नंबर पर कौन सी पंक्ति आई, फिर दूसरे पे कौन सी आई और तीसरे पे कौन सी आई। तो चलिए एक एक करके देखते हैं हम इनको। क, शेर जमीन पर गिर पड़ा। अब ये पंक्ति तो पहले नहीं थी, तो ये नंबर 7 पर आएगी। तो इसके हमने आपने नंबर 7 लिखना है। ख, जानवरों को बाड़े में बांधकर वह गाय की तलाश में निकल पड़ा। यहाँ पर नंबर 2 लिखना है। ग, शेर को पेड़ के नीचे देखकर उसकी जान सूख गई। यहाँ पर आपने नंबर 3 लिखना है। घ, चारों ने एक साथ गोलियां चलाई। यहाँ पर आपने नंबर 6 लिखना है। अंग है, झरने के पास खड़े कई आदमी उस उड़ती हुई धोती को देख रहे थे। यहाँ पर आपने नंबर 4 लिखना है। नंबर 6, मालिक ने उसे गले से लगा लिया। यहाँ पर नंबर 8 लिखना है। 6, जानवरों को इकट्ठा किया तो एक गाय गायब थी। यहाँ पर नंबर 1 लिखना है ना, क्योंकि सबसे पहली पंक्ति तो यही थी कि जैसे ही उसने घर वापस जाने के लिए जानवरों को इकट्ठा किया तो उसमें एक गाय गायब थी। तो यहाँ इसके सामने नंबर 1 आएगा। ज,
आने वाले आदमियों को लड़के ने चिल्लाकर पेड़ के नीचे शेर के बैठे होने की सूचना दे दी। यहाँ पर आपने नंबर 5 लिखना है। तो इस प्रकार आपने इस प्रश्न को हल करना है, इनके आगे इनके क्रम लिखकर। अब हम करेंगे भाषा ज्ञान का अध्ययन। इसमें पहला प्रश्न दिया गया जो आपका, जो शब्द जोड़े में बोले जाते हैं, जो शब्द जोड़े में बोले जाते हैं उन्हें शब्द युगम कहते हैं। युगम का अर्थ ही होता है शब्दों का जोड़ा। शब्द युगम कई प्रकार के होते हैं, जैसे पुनरुक्ति शब्द युगम, यानी कि पुनः मतलब उसको दोबारा, उक्ति मतलब बोलना, 2 बार बोलना। तो यहाँ पर जैसे भाएं भाएं ये शब्द दिया गया है, 2 बार बोला गया है। ठीक है। दूसरा है सार्थक निरर्थक शब्द युगम। सार्थक जिसका अर्थ हो, निरर्थक जिस शब्द का अर्थ न हो, उसे निरर्थक कहते हैं। तो वो कौन कौन से हैं, जैसे पेड़ और वेड़। अब आप देख रहे हो पेड़ क्या है, सार्थक शब्द है क्योंकि इसका अर्थ तो होता है। वेड़ क्या है, निरर्थक शब्द, इसका कोई भी अर्थ नहीं है, लेकिन ये दोनों का जोड़ा है यहाँ पर। फिर है मिलते जुलते अर्थ वाले शब्द युगम, जैसे दौड़ धूप, ये दोनों ही मिलते जुलते अर्थ वाले हैं। अगला है विपरीतार्थक शब्द युगम, यानी कि एक दूसरे के विपरीत, उल्टे शब्दों का जोड़ा, जैसे रात दिन, रात दिन, ये भी 2 शब्दों का जोड़ा है, लेकिन वो कैसे हैं, दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। अब आप नीचे दिए गए शब्दों को सही स्थान पर लिखिए। जैसे मैंने अभी आपको चारों की परिभाषा बताई, उसी के आधार पर यह प्रश्न दिया गया है और आपको ये कुछ शब्द दिए गए हैं जो आपको इनके सामने लिख देने हैं। तो मैंने तो आपके लिए यहाँ पर ये सारे लिख दिए हैं, तो आपको भी इसी प्रकार अपनी पाठ्यपुस्तक में अभ्यास कार्य को, भाषा ज्ञान को करना है। शब्दों को पढ़ लेते हैं एक बार। आगे पीछे, रोटी वोटी, भूख प्यास, बैठे बैठे, ऊपर नीचे, शाम वाम, खाते पीते, सोते सोते। तो सबसे पहले हमने पुनरुक्ति शब्द युगम ढूंढने हैं, क्योंकि बताया था कि 2 शब्द होंगे और एक जैसे होंगे, है ना, 2 बार बोला जाएगा उस शब्द को। जैसे सोते सोते, बैठे बैठे, दोनों शब्द एक जैसे हैं लेकिन 2 बार बोले गए हैं। दूसरा है मिलते जुलते अर्थ वाले शब्द युगम। यहाँ पर हमने ढूंढा खाते पीते, भूख प्यास। ठीक है। तीसरा है सार्थक निरर्थक शब्द युगम, जैसे रोटी वोटी। अब रोटी का अर्थ होता है लेकिन वोटी का कोई अर्थ नहीं। इसी प्रकार शाम वाम, शाम का अर्थ होता है ना, लेकिन वाम का कोई अर्थ नहीं होता। तो ये भी हमने यहाँ ढूंढ कर लिख लिए। अगला है विपरीतार्थक शब्द युगम, जो एक दूसरे के विपरीत हैं, ऊपर नीचे, आगे पीछे। तो इस प्रकार आपने इस प्रश्न को हल करना है। प्रश्न नंबर 2, बेखौफ। इसका अर्थ बताया था मैंने। बे मतलब बिना, खौफ मतलब डर के, बिना डर के। शब्द में बे और प्यासा शब्द में आ शब्दांश क्रमशः उपसर्ग और प्रत्यय कहलाते हैं। यानी कि ये जो बे है इसको तो हम बोलेंगे उपसर्ग, क्योंकि ये पहले आया है, और जो प्यासा में आ है वो पीछे आया है, तो इसे हम बोलेंगे प्रत्यय। तो मैं आपको उपसर्ग और प्रत्यय की एक बार परिभाषा बता देती हूं कि जो शब्दांश, यानी कि जो शब्दांश मूल शब्द के पहले जुड़कर, आप देख रहे हो बे खौफ लिखा हुआ है, उससे पहले जुड़ा है बे शब्द, तो मूल शब्द क्या है यहाँ पर, खौफ, और बे शब्द क्या है, उपसर्ग। तो जो शब्दांश मूल शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता उत्पन्न कर देते हैं अथवा अर्थ में कोई परिवर्तन ला देते हैं, उन्हें उपसर्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उपसर्ग। यानी कि खौफ अगर हम अलग लिखें
तो डर हो गया उसका अर्थ, लेकिन उसके आगे हम बे लगा देंगे उपसर्ग, तो उसका अर्थ हो गया बिना डर के। तो आपने देखा इसका अर्थ बदल गया। इसी तरह है प्यासा। प्यासा क्या है? प्रत्यय है। क्या है प्यासा? प्रत्यय। तो प्रत्यय की परिभाषा क्या है कि जो शब्दांश शब्दों के अंत में लगकर, आपने देखा प्यासा, अब अंत में क्या है इसके? आ दिया हुआ है। ठीक है, तो जो शब्दांश शब्दों के अंत में लगकर उनके अर्थ को बदल देते हैं उन्हें प्रत्यय कहा जाता है। अगर हम इस आ को हटा दें तो हमारे पास मूल शब्द क्या रह जाएगा? प्यास। और प्यास में जमा आ लिख देंगे, आ प्रत्यय जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा प्यासा। ठीक है, तो नीचे लिखे शब्दों में उपसर्ग और प्रत्यय लगाकर नए शब्द बनाइए। यहाँ पर आपको नए शब्द बनाने हैं, एक एक करके पढ़ेंगे हम इनको। जैसे बे जमा ईमान, क्या बन गया? बेईमान, है ना। ईमान का अर्थ अलग होता है, बे का अलग अर्थ होता है, तो दोनों को मिलाया तो क्या बन गया? बेईमान। ठीक है, तो ये क्या है? उपसर्ग। दूसरा है सू जमा में खा, तो क्या बन गया? सूखा। ये क्या है? प्रत्यय है। फिर है बेखबर, तो दोनों को मिलाकर क्या बनाया? बेखबर। जाग जमा में आ, क्या बन गया? जागा। ये प्रत्यय है, ये उपसर्ग है और ये प्रत्यय है। अगला है बेचारा। बे और चारा दोनों को मिलाया तो क्या बन गया? बेचारा। ये उपसर्ग है और ये प्रत्यय है। भूल जमा में आ, भूला। अब आप देख रहे हो यहां पर हमने आगे जो ये मूल शब्द है इससे आगे जोड़ा है इसे, बे को। ठीक है, तो ये उपसर्ग होते हैं जो मूल शब्द से पहले लगकर उसके अर्थ को बदल देते हैं, लेकिन जो मूल शब्द के बाद लगकर उसके अर्थ को बदल देते हैं वो प्रत्यय कहलाते हैं। तो भूल मूल शब्द है, आ प्रत्यय है, तो बन गया भूला। अगला है बे जमा जोड़, क्या बन गया? बेजोड़। पूज जमा आ, क्या बना? पूजा। बेधड़क, है ना, बे जमा धड़क क्या बना? बेधड़क। झूल जमा में आ, क्या बन गया? झूला। प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है निम्नलिखित वाक्यों से क्रिया विशेषण शब्द छांटकर लिखिए। क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण क्या होते हैं? जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं वो शब्द क्या कहलाते हैं? क्रिया विशेषण शब्द। क्या कहलाते हैं? क्रिया विशेषण शब्द। जैसे अब इन वाक्यों को हम एक एक करके पढ़ते जाएंगे और इनमें जो क्रिया विशेषण शब्द हैं उनको अलग उनके सामने लिखेंगे। तो मैं एक बार दोबारा से क्रिया विशेषण की परिभाषा बता देती हूँ कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं, परंतु कुछ ऐसे शब्द भी होते हैं जो क्रियाओं की विशेषता बताते हैं और क्रियाओं के पहले लगते हैं। क्रियाओं के पहले लगते हैं उन्हें कहते हैं क्रिया विशेषण। तो पहला वाक्य हम पढ़ते हैं, क उसने इधर उधर दौड़ धूप की। अब दौड़ धूप क्या है? क्रिया है, और इससे पहले क्या लिखा हुआ है? इधर उधर। तो यहाँ पर वाक्य में क्रिया की विशेषता बताई गई है, तो हमने इधर उधर को यहाँ उसके सामने लिखना है। ख ऐसा सोचकर वह बहुत घबराया। अब घबराना क्या है? क्रिया है। ठीक है, और बहुत क्या है? इस क्रिया की विशेषता बताई गई है। यहाँ पर क्या बताया गया है? क्रिया की विशेषता बताई गई है, तो यहाँ पर हमने बहुत को इसके सामने लिखना है। ठीक है, अगला है ग अचानक पेड़ जोर से हिलने लगा। अब हिलने लगा भी क्या है? क्रिया है, और कैसे हिलने लगा? जोर से। तो यहाँ पर जोर से भी आएगा और एक अचानक। अचानक पेड़ से पहले उसकी विशेषता बताई गई है अचानक, तो अचानक
पेड़ जोर से हिलने लगा। तो यहाँ पर दो क्रिया विशेषण है, अचानक और जोर से। घ घ है उस जगह से थोड़ी दूरी पर एक झरना था। एक झरना था यहाँ पर क्रिया हो गई। कहां पर था? थोड़ी दूरी पर। तो यहाँ पर थोड़ी दूरी पर इस क्रिया की विशेषता बताई गई है, तो इसको अलग लिखना है। अंग है ज्यों ज्यों रात होती जाती थी शेर की भूख तेज होती जाती थी। होती जाती यहाँ पर क्रिया है। कैसी होती जाती थी? तेज। तो यहाँ पर तेज को हमने इसके सामने लिखना है। प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है नीचे दिए गए मुहावरों को वाक्य में प्रयुक्त कीजिए, प्रयोग कीजिए। क है ठान लेना। यहां पर आपने इसका अर्थ नहीं लिखना, सिर्फ वाक्य में प्रयोग करना है। तो ठान लेने का क्या था? पक्का इरादा करना। तो मुहावरों में जब भी आप वाक्य बनाते हैं तो ये आपको ध्यान रखना है कि कभी भी हम वाक्य बनाएंगे तो उसका अर्थ का प्रयोग उस वाक्य में नहीं करेंगे, उस वाक्य में हम मुहावरे का प्रयोग करेंगे। ठीक है? तो जैसे मैंने यहां पर लिखा है, अपनी कक्षा में प्रथम आने के लिए रोहित ने ठान ली। देखो मैंने यहाँ पर ठान ली लिखा हुआ है। अर्थ तो इसका क्या है? इरादा करना। तो आप लोग कई बार क्या कर देते हो, अर्थ का ही वाक्य में प्रयोग कर देते हो, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको जो शब्द दिया गया है या जो मुहावरा दिया गया है उसी का प्रयोग अपने वाक्य में करना है। और आप कोई और अलग से भी वाक्य अपने आप बनाकर इसका अभ्यास कर सकते हो। ख रोंगटे खड़े होना। अब इसका अर्थ क्या है? भयभीत होना। वाक्य क्या बनाया? अपने घर के बाहर जहरीले सांप को देखकर मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए, यानी कि मैं तो डर गया। ग हाथ पांव ढीले पड़ जाना। इसका क्या अर्थ था? कमजोर पड़ जाना। वाक्य क्या बनाया? पिछले 15 दिनों से तबीयत खराब रहने के कारण दादाजी के हाथ पांव ढीले पड़ गए। ये वाक्य आपको पाठ से अलग बनाने हैं। जो पाठ में वाक्य दिए गए हैं उनको यहां नहीं लिखना, अपने आप इसका अभ्यास करेंगे, मुहावरों से वाक्य बनाएंगे। बच्चों, व्याख्यान 2 का आज का हमारा गृह कार्य है नई गुलमोहर हिंदी पाठ्य पुस्तक पाठ 12 शेर और लड़का के कठिन शब्द, शब्दार्थ और मुहावरे अपने उत्तर पुस्तिका यानी कि हिंदी की फेयर नोटबुक में लिखो व याद करो। एक बार पुनः दोहरा देते हैं। नई गुलमोहर हिंदी पाठ्य पुस्तक पाठ 12 शेर और लड़का के कठिन शब्द, शब्दार्थ और मुहावरे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखो व याद करो। चलिए अब हम कठिन शब्दों का एक बार पुनः उच्चारण कर लेते हैं। आपने क्या लिखना है? अपने नोटबुक में नाम, दिनांक और पाठ का नाम। कठिन शब्द में पहला शब्द है कपकपी, नंबर 2 बेखौफ, नंबर 3 गडरिये, नंबर 4 थका मांदा, नंबर 5 गुर्राता, नंबर 6 मुंह मांगी, नंबर 7 सब्र, नंबर 8 तितलियां, नंबर 9 इकट्ठा, नंबर 10 हिम्मत, नंबर 11 है नजदीक, नंबर 12 है मुश्किल, नंबर 13 होशियार, नंबर 14 है चौकन्ने, नंबर 15 है अचंबा। अब शब्दार्थ देखते हैं जो आपको लिखने हैं। नंबर 1 कपकपी, इसका अर्थ है डर से कांपना। नंबर 2 गडरिया, इसका अर्थ है हिंदू जाति जो भेड़ें पालती हैं। नंबर 3 सन्नाटा, इसका अर्थ है चुप्पी। नंबर 4 बिसात, इसका अर्थ है हैसियत। नंबर 5 मंशा, इसका अर्थ है इरादा। नंबर 6
तरकीब, इसका अर्थ है उपाय। नंबर 7 आड़, इसका अर्थ है ओट। नंबर 8 कछार, इसका अर्थ है नदी के किनारे की तर और नीची जमीन। नंबर 9 होवाना, गीदड़ की आवाज। नंबर 10 जवार, इसका अर्थ है खरीफ की फसल में होने वाला एक मोटा अनाज। नंबर 11 है दुष्ट, दुष्ट का अर्थ है शैतान। नंबर 12 है सब्र, सब्र का अर्थ है संतोष। मुहावरा, अब एक एक करके हम मुहावरा और उसका अर्थ जानेंगे। नंबर 1 दौड़ धूप करना, जिसका अर्थ है कोशिश करना। नंबर 2 रोंगटे खड़े होना, इसका अर्थ है भयभीत होना। नंबर 3 हाथ पांव ढीले पड़ जाना, इसका अर्थ है कमजोर होना। नंबर 4 चट कर जाना, इसका अर्थ है सब कुछ खा जाना। नंबर 5 घात लगाकर बैठना, इसका अर्थ है किसी को हानि पहुंचाने के लिए अवसर की तलाश में छुपकर बैठना। नंबर 6 ठान लेना, इसका अर्थ है पक्का इरादा करना। नंबर 7 आस बांधना, इसका अर्थ है उम्मीद करना। नंबर 8 निगाहें दौड़ाना, इसका अर्थ है चारों तरफ नजर घुमाकर देखना। तो बच्चों, आपने कठिन शब्द, शब्दार्थ और मुहावरे अपनी हिंदी की नोटबुक में लिखने भी हैं और याद भी करने हैं। अब हम जानेंगे व्याख्यान 1 का जो हमारा गृह कार्य था उसका हल, कि क्या वो गृह कार्य हमने सही किया है। प्रश्न था हमारा निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न क गडरिये का लड़का जंगल में किसकी तलाश में गया था। तो हमें पूरे वाक्य में इसका उत्तर देना था। उत्तर है हमारा गडरिये का लड़का जंगल में गाय की तलाश में गया था। प्रश्न ख लड़का किसे देखकर डर से कांपने लगा। उत्तर है लड़का शेर को देखकर डर से कांपने लगा। प्रश्न ग शेर झरने पर क्यों गया। उत्तर है शेर झरने पर पानी पीने के लिए गया। अगली कक्षा में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।